देखिए, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की और जानेंगे कि जो इस उस समय का जो कानून था वो किस तरीके से जो है वो काम करता था। जैसे आज का जो कानून काम करता है, जैसे जिले में एक कलेक्टर बैठता है, एसडीएम बैठता है, उसके बाद जैसे तहसीलदार बैठता है, तो वो किस तरीके से काम करता था। तो जो है हम मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानेंगे और किस तरीके से वो उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था जो है वो चलती थी उसको समझ लेते हैं। जैसे मध्यकालीन राजस्थान की बात करें तो उनके समय में जो प्रशासनिक एवं जो राजस्व व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था पर जो है वो टिकी हुई थी। सामंती व्यवस्था से मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था जो है वो से गोत्रीय रक्त संबंधों पर जो है वो आधारित थी। जैसे बात करें, कोई एक राज्य है, कोई भी जो है वो एक राज्य है, उस एक राज्य में जो है एक राजा होता था। बड़ा भाई जो होता था वो राजा बनता था और बाकी जो छोटे भाई होते थे वो सामंत बनते थे। तो किसी भी राज्य में जो है बड़ा भाई बन जाता था राजा और बाकी के जो भाई बनते थे, जो उसके छोटे भाई होते थे, उनको बनाया जाता था सामंत। इन सामंतों का जो है, क्योंकि राजा के जो छोटे भाई थे वो उनको जो है वो जागीरें दी जाती थी, उनको सामंत बनाया जाता था। इसलिए जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी, वो बंधुत्व पर आधारित थी, क्योंकि इसमें जो है वो राजा के छोटे भाई बना करते थे सामंत। तो ये इसलिए ये बंधुत्व पर आधारित होती थी। जैसे बात करें यहाँ पर, ये जो सामंत है, अब इसके मरने के बाद इसका यहाँ का जो अगला सामंत है और इस सामंत का बेटा बनेगा, इसलिए ये जो व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। क्योंकि सामंत के मरने के बाद अगला जो सामंत बनेगा और वो इस सामंत का जो है वो बेटा बनेगा, इसलिए ये व्यवस्था जो है ये वंशानुगत थी। जैसे बात करें, ये जो व्यवस्था थी वो एक टेंट के समान हुआ करती थी, जिसमें बीच का जो पिलर है वो राजा हुआ करता था और जो बाकी के जो पिलर है चारों कोनों पर वो सामंत हुआ करते थे। तो राजा जो है वो समकक्षों में प्रथम हुआ करता था। ये प्रशासनिक व्यवस्था का जो है प्रमुख विशेषता हो जाती थी, क्योंकि हमारी जो मध्यकालीन राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक टेंट के समान हुआ करती थी, जिसमें जो बीच का पिलर होता था वो राजा होता था और जो चारों कोनों पर जो पिलर होता था वो जो है वो सामंत हुआ करता था। अब जैसे बात करें कि सामंतों को जो है वो कौन कौन से राजा की तरफ से कौन कौन से कर दिए जाते थे। अब ये जान लेते हैं कि सामंतों को जो है, सामंत राजा को जो है वो कौन कौन से कर देता था। तो सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर, जैसे सबसे पहले बात करें रेक। रेक जो है, रेक कहते हैं भू राजस्व को, क्योंकि सबसे बड़ा कर जो है वो भू राजस्व होता था। तो रेक को जो है वो भू राजस्व कहते थे, क्योंकि जमीन जो सामंत होते थे वो जमीन के बदले भू राजस्व दिया जाता था, राजा को जो है वो देते थे। इसके बाद जैसे ये जो रेक है ये दो प्रकार का होता था। एक होता था पट्टा रेक और एक होता था भरतू रेक। ये जो पट्टा रेक होता था, इसमें ये जो कर होता था ये अनुमानित होता था, क्योंकि ये पट्टे में लिखा हुआ होता था और ये अनुमानित होता था। और जो भरतू रेक है ये वास्तविक होता था। जो कर सामंत जो है वो राज्य को चुकाता था, वो वास्तविक जो है ये कर होता था भरतू रेक। इसके अलावा जैसे बात करें चाकरी की, तो दूसरा कर हो जाता है जो सामंतों को जो है, सामंत जो है वो राज्य को देता था। दूसरा कर है चाकरी। चाकरी होता था युद्ध व शांति के समय दिया जाने वाला कर। युद्ध व शांति के समय जो कर दिया जाता था, जो सेवा दी जाती थी, वो जो है वो चाकरी कहलाता था। अब मान लो कोई जो है युद्ध बंद हो जाता था, कभी कभी जो है युद्ध नहीं हुआ करता था, तो जो सामंत हुआ करते थे वो अपनी सेना राज्य के राजा के पास ले जाते थे और जो है वो कुछ ना कुछ वहां पर जो है सहायता करवाते थे। जैसे कोई जो है राजा उनसे कह देता था कि नया किला बन रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी जो है वो सामंतों पर जो है सौंप देता था। जैसे दशहरे या आका तीज के दिन जो है वो विशेष अवसरों पर सामंत जो है वो राजा की सहायता करने के लिए जाता था, तो वो चाकरी हो जाता था। इसके अलावा जैसे बात करें उत्तराधिकारी शुल्क,
जब भी कोई सामंत जो है वो गद्दी पर बैठता था तो राजा को जो है वो उत्तराधिकारी शुल्क देता था, जो जागीर का जो है वो नवीनीकरण करता था। जैसे बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में इस उत्तराधिकारी शुल्क को जो है वो तलवार बंदाई कहते थे। इसके अलावा जैसे नजराना भी कहते थे। और बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में जो है इसे पेशकशी या हुक्मनामा कहा जाता था। तो उत्तराधिकारी शुल्क को जो है मेवाड़ में जो है वो तलवार बंदाई या नजराना कहा जाता था, तथा मारवाड़ में इसे हुक्मनामा या पेशकशी कहा जाता था। जैसलमेर में उत्तराधिकार शुल्क जो है वो नहीं लगता था। जैसलमेर इसका एक अपवाद हो जाता था। तो सामंतों को जो है, सामंत कौन कौन से जो राजा को कर देते थे, तो एक हो गया रेख, चाकरी तथा उत्तराधिकारी शुल्क। इसके अलावा जैसे बात करें न्योतकर, एक होता था न्योतकर, जो राजा की राजकुमारी होती थी, राजकुमारियों की शादी होती थी, उस समय जो है सामंत जो है वो राजा को कर देते थे राजकुमारियों की शादी पर। तो राजकुमारियों की शादी पर जो कर दिया जाता था उसे हम न्योतकर कहते थे। इसके अलावा एक होता है गनीम बराड़। राजा का जो बड़ा बेटा होता था, जिसे कि युवराज भी जो है वो कहा जाता था। तो राजा के जो पहला बेटा होता था उसकी पहली शादी पर जो है ये कर दिया जाता था, जिसे गनीम बराड़ कहा जाता था। गनीम बराड़ जो है वो युद्ध के समय दिया जाता था। तो युद्ध के समय जो कर दिया जाता था उसे हम गनीम बराड़ कहते थे। तो ये सामंतों द्वारा राजा को दिया जाने वाले कर हो गए। अब जैसे बात करें कि राजा जो है, ये जो प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी, ये सम्मान और कर्तव्य पर जो है वो आधारित थी। जैसे बात करें राजा और सामंत की, तो ये सम्मान और कर्तव्य पर जो है आधारित थी। राजा जो है वो सामंतों को जो है वो सम्मान देगा, और सामंत जो है वो राजा के प्रति अपने कर्तव्य का जो है वो पालन करेंगे। तो ये सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थी। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि हमारे जो यूरोप में है वो राजा और सामंत में उस तरीके का अंतर है जैसे एक स्वामी और सेवक का जो है संबंध होता है। तो ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। अब जैसे बात करें कि राजा के द्वारा सामंतों को जो है वो कौन कौन से सम्मान दिए जाते थे, तो सामंतों को जो है कौन कौन से विशेषाधिकार दिए जाते थे। जैसे सबसे पहले बात करें ताजीम की, तो ताजीम राजा उस सामंत को या उस व्यक्ति को या उस सैनिक को देता था जो युद्ध में जो है वो अच्छा लड़ता था या जो है वो शहीद हो जाता था। तो उनको जो है उनके परिवार को या उनको जो है ताजीम दी जाती थी। ताजीम का मतलब होता था कि जब भी कोई सामंत जो है, जिस सामंत को ताजीम मिली होती थी, जब भी वो सामंत राजा के दरबार में आता था तो राजा जो है वो खड़ा हो जाता था। ताजीम जो है वो दो प्रकार की होती थी, इकेवड़ी और दोवेड़ी। तो ताजीम दो प्रकार की होती थी। इकेवड़ी का मतलब होता है केवल सामंत के आने पर राजा खड़ा होकर उसका स्वागत करेगा, और दोवेड़ी का मतलब होता है केवल आने और जाने दोनों पर जो है राजा खड़ा होकर सामंत का स्वागत करेगा। इसके अलावा जैसे एक होते हैं बाहें पसाऊ, और एक होता है हाथ पुराऊ। तो बाएं पसाव का मतलब होता है जब सामंत राजा के दरबार में आता था तो और सामंत जो है वो अपनी तलवार निकाल कर जो है वो राजा के घुटनों पर रख देता था, राजा के घुटनों के पास रख देता था, और राजा जो है वो सामंत के कंधों पर हाथ रखता था। तो इसे बाएं पसाव कहते थे। हाथ कुरू का मतलब जैसे राजा जब सामंत आता था राजा के दरबार में, तो राजा जो है वो सामंत के कंधों पर हाथ थपथपाता था और हाथ को जो है अपने दिल पर रख लेता था। उसे हाथ कुरव जो है वो कहते हैं। इसलिए राजा बताना चाहता है कि तू हमारे लिए जो है वो कितना खास है। तो ये जो है
ये कुछ जो है सामंतों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार है। अब जैसे बात कर लेते हैं सामंतों के पास जो है वो कौन कौन सी जमीनें जो है होती थी। तो जागीरों के प्रकार देख लेते हैं कि जागीरें कौन कौन सी होती थी। जैसे बात करें, एक होती थी भौम जागीर। जो भी सैनिक युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता था उनको जो है राजा की तरफ से जागीरें या जमीन दी जाती थी, उनको हम जो है वो भौम जागीर कहते हैं। तो शहीदों को जो है ये जमीन दी जाती थी। इसके अलावा जैसे बात करें, एक होती थी शासन जागीर। मंदिर मस्जिद गौशाला इन सबको जो है राजा की तरफ से जो जमीनें दी जाती थी, जो जागीरें दी जाती थी, उनको शासन जागीर कहते थे। जो राजा की तरफ से मंदिर के लिए दान दी गई जमीन, मस्जिद के लिए, गौशाला के लिए, इनके लिए जो राजा की तरफ से दान दी जाने वाली जमीनें थी उनको शासन जागीर जो है वो कहते थे। तो इस तरीके से जो है ये प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था राजस्थान में संचालित थी। आगे हम बात करेंगे कि राजा के जो है वो पदों पर जो है कि कौन कौन से जो है वो नियुक्त हुआ करते थे, राजा किन किन को नियुक्त करते थे।